कहानी ठीक उसी तरीके से शुरू होती है जैसा हमेशा कॉमिक बुक्स में होता आ रहा है। 1964 की एक सुबह दुनिया ने एक नए सुपर विलन को देखा और नेचुरली उसकी सक्सेस से उसकी दर्जनों भर और कॉमिक्स बनी, जहां 2001 की कॉमिक सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि तब हम पहली बार कैंग की एक्चुअली नीयत के बारे में जान सकते। कहानी क्लासिक विलन के साथ शुरू होती है कि उसका पोटेंशियल क्या है, वो सोचता कैसे है, उसका डर क्या है। फील तो ऐसे होता है कि जैसे डार्क साइड खुद आया है, मगर अनलाइक किसी नॉर्मल विलन की तरह कैंग के मोटिवेशंस लोगों को मारने के नहीं बल्कि उन्हें मार के बचाने के। जब उसने सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स को उड़ाया तो उसका पर्पस सिर्फ यही था कि वो दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच सके, क्योंकि उसने ध्यान दिया था कि वो किसी को मारे ना। जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर में हल्क के सैंक्टम में गिर के डरते हुए बताना कि थैनोस आ रहा है, मगर यहाँ कैंग नहीं डरा हुआ था बल्कि वो डराने आया था कि इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में ऐसे कई सारे थैनोस छुपे हुए हैं जो तुम्हें नोच खा जाना चाहते हैं, जिनकी गिनती तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, जिनका प्रकोप तुम्हारे सबसे डरावने सपने से भी खौफनाक है, जिनके बाद भी अगर तुम सोच रहे हो कि समय तुम्हारे साथ है तो ऐसे एकाक लड़ाइयां तुम और जीत जाओगे, मगर खुद से सच बोलना कि तुम अपनों की हिफाजत समय के अनंत छोर तक कर सकते हो। कभी सोचा है कि अपनी शक्तियों से क्या भविष्य देखे जा रहे हो तुम? ठीक एक जंग के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम में से हर एक इंसान मारा नहीं जाता। तुम्हें पता भी है कि इसके बाद कौन सा खतरा आने वाला है? रेडियो एक्टिव्स, फिर फ्यूचर वॉर, उसके बाद एक और स्पेस इन्वेजन के लिए तैयार रहना। जो गॉड्स आज तुम्हारे साथ खड़े हैं कल को इन्हीं की गलतियां तुम्हें डसेंगी। फिर एल्डर गॉड्स अपना हिस्सा मांगने आ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी म्यूटेंट माइनॉरिटी ही सुप्रीमेसी पे आ जाएगी। कुछ स्पेस फॉरेनर्स तो सिर्फ टेरिटोरियलिज्म के लिए ही लड़ते हैं, कुछ तो तुम्हें मुंह भी नहीं दिखाएंगे और मार के चले जाएंगे, या किसी नई टेक्नोलॉजी का बोझ तुम्हें दे दिया जाएगा जिसको तुम समझ भी नहीं सकते। यहाँ से भी बच गए तो ये तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया खुद ही को खा जाएगी, या फिर एआई इन्वेजन हो जाएगा, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमी का क्रैश होना, या फिर कोई कॉस्मिक स्केल की तबाही जिससे तुम्हारा कुछ लेना देना भी नहीं था। ये सब बता जाता है कि तुम अपने भाग्य से भाग नहीं सकते। ये सब होना ही है, जिनका सामना तुम्हें करना ही है। और कब तक लड़ोगे तुम इनसे? कभी सोचा है कि ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ी किस दुनिया में जिएगी? तो आखिर मार्वल ने ऐसा क्यों ही किया? कर्ट बुसिक और एलन डेविस ने ये सवाल खड़े ही क्यों किए? वो हमेशा की तरह हम बच्चों को सुपर हीरोज की वनीला दुनिया बेच सकते थे, मगर ये भविष्य का बीमा कराने जैसे मजबूर सवाल क्यों पूछे, जिसमें इस सवाल को समझने के लिए बल्कि वो हमें किसी और सवाल को समझाना चाहते थे कि क्या हो अगर ये टाइप 3 की सिविलाइजेशन, ये महामानवों की दुनिया असल होती, द मास्टर ऑफ टाइम, माइंड एंड गवर्नेंस। क्या करना सही नहीं बल्कि क्या करना जरूरी होता। इस टाइप 3 की सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल एम्बिशंस क्या होते? हम किस तरह की पावर कंट्रोल की बात कर रहे हैं? क्या इस संसार का जंग से आजाद होना कैंग ही था? क्योंकि भूलो मत, कैंग का तरीका सिर्फ अपने वर्तमान को ही जीतना नहीं बल्कि अपने पास्ट और फ्यूचर को भी कंट्रोल करना था, जहां वो पूरे मल्टीवर्स का इतिहास ही वही होता। अतीत में भी वही रहता, वर्तमान में भी यही है और भविष्य में भी वही होगा। फिर उसके बाद कोई जंग नहीं होती, कोई खतरा पैदा नहीं होता, और ये मल्टीवर्स हमेशा हमेशा के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ता रहता, जहां कैंग द कॉन्करर एक परफेक्ट सोसाइटी का अनडिस्प्यूटेड रूलर रहता। मगर एक गलती उससे हो गई, कैंग के भरोसे ने उसे निगल लिया, क्योंकि ये दुनिया को बचाने के रास्ते में उसे करोड़ों अरबों लोगों की जानें लेनी पड़ी, यहाँ तक कि अपना प्यार, अपना बेटा, यहाँ तक कि उसे खुद को भी मारना पड़ा, बार बार, हजारों बार। जो कि ये क्लासिक एग्जाम्पल था कि पावर चेंजेस पीपल। कैंग इस स्टेज पे इतना पावरफुल बन चुका था कि उसे अपना पर्पस दिख तो रहा था, मगर किस लिए उसने ये सब चालू किया था वो भूल चुका था। वो वही बन गया था जिससे वो कभी दुनिया को बचाना चाहता था। वो अपने से नीचे के लोगों को ऐसे देखने लगा जैसे हम जानवरों को देखते हैं। वो मोरालिटी से परे हो चुका था। इन शक्तियों को जैसा चाहे वो वैसा यूज करता, क्योंकि अगर उसका मन होता कि कमजोरों को खत्म करना है तो खत्म कर देगा। हम उसके लिए कीड़ों की तरह थे जिनकी कोई कीमत नहीं है, और वो हमारे लिए किसी ईश्वर की तरह होगा जो भूत, भविष्य, वर्तमान हर जगह है, जिसके बाद हम कभी भी उनकी आशाओं और निराशाओं को कभी समझ नहीं पाएंगे। हम उनकी नियति को कभी जान नहीं पाएंगे। उनके दिल में चीखती हर एक दर्द, प्यार, हर वासना को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ इंसान हैं या फिर उससे भी कम है। कैंग की गवर्नेंस एक अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी रखती है। वो अपना एक परफेक्ट सोसाइटी का विजन लोगों पे जबरदस्ती थोपता है, जहां लोगों के प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देने के लिए अगर उनकी आज़ादी छीननी भी पड़े तो वो जायज़ है, क्योंकि उसका मानना है कि साध ही साधना के औचानुचित को बताता है। द एंड जस्टिफाई द मीन्स।
कि अगर किसी नोबल कॉज को अचीव करने के लिए अगर कुछ बहुत ही गलत करना पड़े तो जायज है। कैंग का तानाशाही एक्शन सोसाइटी और ह्यूमन कंडीशंस के लिए खतरा है, और जो कि वो एक रिमाइंडर है कि एक अनचेक्ड पावर और एम्बिशन कैसे खुद को कंज्यूम कर जाती है। कैंग ने इसके लिए खुद को भी मार दिया, हजारों बार मारता आया, वो भी हजारों करोड़ों सालों तक। और इस तरह की पावर कभी भी एक परफेक्ट दुनिया नहीं बनाती, बल्कि एक नई दुनिया बनाती है जिसका एक नया भविष्य होता है। कैंग द कॉन्करर के ऊपर ज्यादा कॉमिक्स नहीं है, और आयरॉनिकली उसकी हिस्ट्री भी ज्यादा नहीं है, मगर उसके इस पर्पस ने ह्यूमंस के डार्केस्ट एस्पेक्ट्स को बस छुआ भरा है कि हम क्या सोच सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। खैर, मार्वल का क्या था, इतनी सीरियस कहानियां मैं उनसे थोड़ी सी एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मार्वल की बीच की कहानियां जैसी भी मस्ती मजाक में चल रही हों, मगर उनका एंड गेम सीरियस ही होता है। खैर, तुम बताओ, तुम इस टाइप 3 सिविलाइजेशन की दुनिया के प्रॉब्लम्स के बारे में एंड कैंग द मास्टर ऑफ टाइम, माइंड एंड गवर्नेंस की वीडियो के बारे में कैसा सोचते हो? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस में ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।